हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मांग का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी मांग के बारे में पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं, पढ़ चुके हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझना चाहें तो मान के चलिए, अगर हमें रास्ते में चल रहे हैं, कहीं हम टूर पे जा रहे हैं और हमें काफ़ी तेज़ भूख लगी और भूख लगने पे हमें खाना खाने की इच्छा हुई, तो जो हमारी इच्छा है ये हमारी, हम सामान्य रूप से इसको ही हम मांग कहते हैं। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स में मांग के बारे में पढ़ते हैं तो इसको हम एक सामान्य भाषा की तरह नहीं मानते और मांग का हम एक अलग मतलब लेते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु के लिए मांग कर रहा है तो उसको उसके खरीदने के लिए उसके पास एक निश्चित पैसा भी होना चाहिए कि वो उसको खरीदने के लिए इतना योग्य हो कि वो उसको खरीद सके। एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए कि उस अवधि में वो उसको खरीद सके, और उसके खरीदने के लिए उसके पास इच्छा भी होनी चाहिए। तो जो मांग है वो हम कह सकते हैं कि मांग किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित अवधि में एक निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए इच्छुक ही नहीं बल्कि तैयार भी हो। तो आप आगे से याद रखना, अगर आप किसी भी चीज़ की मांग कर रहे हैं तो उस वस्तु को खरीदने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा भी होना चाहिए, उसको खरीदने के लिए इच्छा भी होनी चाहिए, और एक उस निश्चित समय में आप उसको खरीद भी पाएँ। तो जो मांग की डेफिनेशन है आप उसको याद कर लेना कि मांग की डेफिनेशन क्या है। अब सामान्यतः हम मानते हैं कि किसी भी वस्तु की मांग में 5 तत्व हम मानते हैं, जिसमें सबसे पहले हम मानते हैं कि वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो। अगर हमें किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होगी तो हम उसके लिए मांग ही क्यों करेंगे? बिना इच्छा के तो हम कोई चीज़ खरीदने से रहे। दूसरा, हम मानते हैं कि उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे पास धन होना चाहिए। मान लीजिए मुझे काफ़ी इच्छा है कि मैं आईफोन 12 प्रो खरीदूं 1,35,000 का। मेरी जेब में 20,000 है। अब इच्छा तो मेरी बहुत है खरीदूं, लेकिन मेरी इतना पैसे नहीं है, या इतना, मैं कहूँ वैसे तो बुरा लगेगा कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं नहीं खरीद पा रहा। अब इच्छा होने से क्या है, लेकिन उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे पास धन भी होना चाहिए। तीसरा, हम मानते हैं कि धन को खर्च करने के लिए तत्परता भी होनी चाहिए। मान लीजिए मेरे पास पैसा भी है, उसको खरीदने की इच्छा भी है, लेकिन मैं इतना कंजूस हूँ कि उसके लिए मैं खर्च ही नहीं कर पा रहा। तो जो तत्परता है वो हमें तत्पर होना चाहिए कि हाँ, कि मैं इसको खरीदने के लिए पैसा खर्च कर सकता हूँ। चौथा, हम मान के चलते हैं कि वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा कीमत में संबंध, कि हम कोई भी वस्तु की जितनी भी मात्रा कम मांग रहे हैं और उसकी कीमत के बीच में क्या संबंध है, कि क्या कीमत से बढ़ने से उस वस्तु की मांग कम हो जाएगी या कीमत के बढ़ने से उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, कि उनके बीच में क्या संबंध है। हम इस चीज को भी देखते हैं। और पांचवा, हम देखते हैं कि वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा समय में संबंध, कि जिस समय में हम उस चीज को मांग रहे हैं तो उस समय उसकी सार्थकता है या नहीं। मान लीजिए आज की तारीख में अब आईफोन 12 आ गया और मैं आज भी वो कह रहा हूँ कि मैं आईफोन 4 लूँगा, तो आज के समय में आईफोन 4 की कोई सार्थकता नहीं है। तो जो उसकी मांगी गई मात्रा और समय में क्या संबंध है, उस चीज़ को भी हम मांग में देखते हैं। तो मुख्यतः मांग में हमने देखा कि 5 तत्व होते हैं। पहला, उसको प्राप्त करने की इच्छा। दूसरा, उस इच्छा को पूरा करने के लिए धन। तीसरा, धन को खर्च करने के लिए तत्परता। चौथा, हमने देखा वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा कीमत में क्या संबंध है। और पांचवा, वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा समय में क्या संबंध है। फिर हम देखते हैं कि मांग का नियम। मांग के नियम में हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग में एक तरीके से विपरीत संबंध पाया जाता है। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी जो मांग है वह कम हो जाती है, और किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। हम सामान्य बाजार में भी देखते हैं कि कई बार प्याज की आवक हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाती है, या प्याज की जो पूर्ति है या सप्लाई है मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी कीमत कम हो जाती है। जब उसकी कीमत कम होती है तो उसको खरीदने वाले लोग उसको ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं। जहाँ मैं 1 किलो प्याज खरीद रहा था, वहाँ अब मैं 4 किलो प्याज खरीदने लग जाऊँगा। क्या पता इसकी कीमत बढ़ जाए, तो मैं उसका एक तरीके से स्टॉक रखने लग जाऊँगा। और कई बार हम देखते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या प्याज जहाँ पहले 10 रुपये किलो थे बढ़ के 100 रुपये किलो हो गए, जहाँ पहले मैं 2 किलो प्याज खरीद रहा था अब मैं 100 ग्राम प्याज ही खरीद रहा हूँ, वो मेरे बजट से बाहर जा रहा है। तो जो मांग का नियम है वो हमें क्या बताता है कि जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत
अधिक होती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। तो सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं मांग का नियम वस्तु की कीमत और उसके मांग के बीच में विपरीत संबंध को दिखाता है। और इसमें एक हमने ये भी लिखा है कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने का हम आगे देख लेंगे कि क्या मतलब होता है। तो आप एक डेफिनेशन के रूप में इसको याद कर लेना कि मांग का नियम बताता है कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। जो मांग फलन है, जो हम इसको डिनोट करते हैं मांग फलन को, वो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि जो dx है, ये लिख रखा है dx इज इक्वल टू f का मतलब फंक्शन है, फिर लिख रखा है px, pr, y और e। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। dx का मतलब तो इसमें लिया है कि जो x वस्तु की मांग है, एक मिनट इसमें पॉइंटर नहीं आ रहा, कि जो dx है ये x वस्तु की मांग है। जो x वस्तु की मांग है वो किस किस पर निर्भर कर रही है। x वस्तु की मांग एक तो x वस्तु की कीमत पर, px का मतलब है x वस्तु की कीमत, pr है मतलब जो x वस्तु के सापेक्ष या x वस्तु से मिलती जुलती कोई दूसरी वस्तु है उसकी कीमत पर, फिर y है, फिर e है। dx तो हो गया x वस्तु की मांग, px हो गया x वस्तु की कीमत, pr हो गया अन्य संबंधित वस्तु की कीमत, y हो गया उपभोक्ता की आय और e हो गया उपभोक्ता की संभावनाएं। तो जो भी हम देखते हैं कि जो x वस्तु की मांग है वो किस किस पर निर्भर कर रही है, x वस्तु की कीमत पर निर्भर कर रही है, उससे संबंधित कोई दूसरी वस्तु है उसकी कीमत पर निर्भर कर रही है, उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है और उसकी क्या क्या संभावनाएं हैं उस पर भी निर्भर करती है। तो हमने मांग के नियम में जब पढ़ा था अन्य बातें समान रहते हुए, तो इसमें जो अपन ने माने पी आर वाई और ई, इनको हम एक तरीके कांस्टेंट मान लेते हैं और केवल ये देख रहे हैं कि एक्स वस्तु की मांग का एक्स वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, विपरीत संबंध है। अगर हम पी आर से देखें क्या संबंध है, उपभोक्ता की आय से देखें और ई से देखें, तो इनके साथ में अलग अलग तरीके से संबंध पाया जाता है। तो सामान्य हम क्या कहते हैं, जो मांग का नियम है, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत का उसकी मांग से क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो एक्स वस्तु की कीमत का एक्स वस्तु की मांग से क्या प्रभाव या फिर क्या संबंध है, उसको हम मांग के नियम में देखते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें आप देखिए कि जो हमने देखा था संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो हमने लिमिटेशंस मानी थी अन्य बातें समान रहते हो। तो इसमें क्या है कि जो संबंधित वस्तु जो हमने पी आर माना है, मान लीजिए हमारे पास दो वस्तु है एक्स और वाई, और हम एक्स वस्तु की मांग का एक्स वस्तु की कीमत से प्रभाव देख रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं जो वाई वस्तु की कीमत है उसकी कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसकी कीमत पहले जैसे एक्स वस्तु की जो कीमत थी वो 20 रुपये, 10 से 20 रुपये हो गई, तो जो वाई वस्तु की कीमत है जितनी पहले थी उतनी ही रहनी चाहिए, उसकी कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं तो उपभोक्ता का विचार कई बार बदल सकता है। दूसरा है कि उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कि उपभोक्ता की आय पहले 50 रुपये थी तो अब भी 50 रुपये ही होनी चाहिए। वैसे तो ये दोनों संबंध अपन ने जब तटस्थ वक्र वाला अपन देख रहे थे, अपन ने आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और कीमत प्रभाव उनमें अपन ने देख लिया था कि अगर संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो क्या प्रभाव होता है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो क्या प्रभाव होता है, उपभोक्ता की रुचि पसंद आदि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो इसमें तीसरी हम मान्यता लेते हैं उसमें लेते हैं कि जो उपभोक्ता की रुचि है या पसंद है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कि पहले वो एक्स वस्तु को पसंद कर रहा है बाद में भी वो एक्स वस्तु को ही पसंद करे, ना कि वाई वस्तु को। चौथा है उपभोक्ता द्वारा निकट भविष्य में वस्तु की कीमत में और अधिक परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए, कि 2 साल बाद में हमें लगे कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की मांग डगमगा सकती है। तो हम एक मान्यता इसमें ये भी मान के चलते हैं कि उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। अगर परिवर्तन की संभावना होगी तो हमारा हो सकता है मांग के नियम में कुछ परिवर्तन हो जाए। तो जो मांग के नियम के अनुसार कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है और ये संबंध आनुपातिक नहीं है, अर्थात ये आवश्यक नहीं है कि कीमत आदि हो जाने पर वस्तुओं की मांग दुगनी हो जाएगी। अब हमने क्या देखा था कि
मांग के नियम में कि जो वस्तु की मांग है और उसकी कीमत के बीच में विपरीत या ऋणात्मक संबंध होता है। अगर एक कम होता है तो दूसरा बढ़ जाता है और दूसरा कम होता है तो पहला बढ़ जाता है। तो इसमें ये कहना चाहते हैं कि ये जो संबंध है, विपरीत संबंध है, एक तरीके से आनुपातिक नहीं होता कि अगर हम माने कि वस्तु की कीमत में दुगनी वृद्धि हो जाए तो उसकी मांग भी दुगनी रूप से कम हो जाएगी, या किसी वस्तु की कीमत में दुगनी रूप से कमी हो जाए, पहले 10 रुपये कीमत थी अब 5 रुपये कीमत हो जाए तो उसकी मांग दुगने रूप से बढ़ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अगर मान लीजिए कि हम वस्तु की कीमत दुगनी रूप से बढ़ी तो हो सकता है उसकी मांग दुगने से ज़्यादा कम हो जाए, या दुगने से थोड़ा कम कम हो, या हो सकता है दुगनी कम हो जाए। मतलब इस तरीके से कोई फिक्स नहीं है कि इतने बढ़ने पर इतनी ही कम होगी। तो इसको भी आप ध्यान रखना कि ये एक आनुपातिक संबंध नहीं होता, केवल यही है कि इसमें विपरीत संबंध पाया जाता है। कितना भी परिवर्तन हो सकता है, वो मांग की लोच पर डिपेंड करता है कि कितना क्या परिवर्तन हो रहा है। इसको हम अगले जो अपने चैप्टर्स आएगा मांग की लोच का या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, उसमें हम इसको देखेंगे। अभी के लिए बस हमें इतना ही याद रखना है कि जो इसमें कुछ मान्यता है, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, रुचि तथा पसंद में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता द्वारा निकट भविष्य में वस्तु की कीमत में अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और ये संबंध जो विपरीत संबंध है वो आनुपातिक नहीं होता, इसका हमें ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है, इसके अलग अलग नियम होते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल से देख लेंगे कि मांग के जो ढलान है ऋणात्मक क्यों होता है। वैसे तो ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसको हम डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है कि मांग क्या होते हैं, मांग फलन क्या होता है, मांग का नियम क्या होता है। तो ये आप तो ढंग से देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना। ओके, थैंक यू।